नमस्कार, मैं प्रकाश रंजन सिन्हा नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान के इस 11th वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नर्चर इंडिया इन्वेस्टर्स जागरूकता अभियान का ये प्रयास है कि अपने देश के करोड़ों लोगों को इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई अलग अलग विषयों पे बड़े सिंपल सरल भाषा में हम समझाएं। खास करके उन विषयों पर जहाँ पे हमें लगता है कि कोई लैक ऑफ क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डर है, कोई भय है, तो उन सारे नेगेटिव चीज़ों को दूर करना हमारा उद्देश्य है। एक फाइनेंशियल जागरूकता पैदा करना है ताकि लोग पैसे, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस से जुड़ी हुई अलग अलग विषयों को बड़े सिंपल सरल ढंग से समझें और इन्वेस्टमेंट तो करें ही, बाकी अपनी जीवन का भी जो डिसीजंस है वो बड़े अच्छे ढंग से लें। आज का विषय जो हमने चुना है वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इन्फ्लेशन एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिक टर्म है और हम जनरली उसको इन्वेस्टमेंट में एक अलग पर्सपेक्टिव में समझाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं जो टीवी पे देख रहा हूँ और जिस तरह की हम बातें सुन रहे हैं, तो हमें लगता है ये एक सामाजिक मुद्दा हो गया है और उसके साथ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता चला जा रहा है। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल मुद्दा या इकोनॉमिक्स मुद्दा, सामाजिक मुद्दा जब बन जाए और उसकी जब राजनीतिकरण होने लगे, तो फिर कभी कभी कुछ चीज़ें लोगों की समझ से बाहर चली जाती हैं और शायद बहुत सारी चीज़ ऐसे भी वो करते हैं जिसका नुकसान हो जा सकता है। जैसे हमने विगत कुछ महीनों में देखा है कि श्रीलंका में क्या हुआ है और अभी हाल के कुछ दिनों में हमने बांग्लादेश में भी देखा है। तो प्रोटेस्ट लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है और ये चीज़ हमारे देश में ना हो, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस विषय को थोड़ा सा सामाजिक ढंग से ज़्यादा समझाऊं। मेरा एक सभी आप लोगों से एक निवेदन है और बड़ा विनम्र निवेदन है कि बगैर कोई मन में कोई भाव रखे हुए, कोई बायस या प्रेजुडिस रखे हुए है, मेरे इस वीडियो को एक साधारण नागरिक की तरह, एक साधारण इंसान की तरह पहले आप बड़े ध्यान से सुनिए और बाद में एक बार आप वीडियो जब देख लेंगे, सुन लेंगे, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये निर्णय लें कि महंगाई क्यों होती है, कैसे होती है, क्या वजह है, दूर किया जा सकता है, परेशानियां, ये सारी चीज़ों का, क्योंकि मैं इसमें से प्रॉब्लम की बात नहीं करूंगा, मैं सॉल्यूशन की भी बात करूंगा। इन्फ्लेशन या महंगाई को अगर हम बड़े सिंपल सरल भाषा में समझे तो क्या है? चीज़ों का दाम बढ़ जाना। यानी कल तक अगर आप कोई चीज़ को 500 रुपये में लेते थे, तो अब आप 500 से ज़्यादा में ले रहे हैं उसी चीज़ को। दूसरी चीज़, क्या हमारे देश में महंगाई है इस वक्त? हाँ, महंगाई है, ये सत्य है, महंगाई है और महंगाई हर तरफ है आपको। लेकिन ज़्यादातर जो हमें परेशानी देती है महंगाई, वो खाने पीने की चीज़ें या रोज़मर्रा की जो हम वस्तु इस्तेमाल करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ लीड करने के लिए, अगर उसकी दाम बढ़ जाती है तो फिर परेशानी होती है हमें। क्या महंगाई हर व्यक्ति को एक जैसा परेशान करती है? क्योंकि महंगाई जब हम बात करते हैं कि कोई चीज़ महंगी हो गई है, तो फिर इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि आपकी जेब में पैसा कितना है, यानी आय कितनी है। और महंगाई निश्चित तौर पे जिनके कम आय है या मध्यम आय वर्गीय लोग हैं, सीमित आय है, तो उनको ज़्यादा परेशानी करती है। जिनके पास ज़्यादा आय है तो उनको उतनी परेशानी नहीं होती है। अब हमारे देश में कम आय और मध्यम आय या निम्न आय वाले लोग ज़्यादा हैं, हम सबको पता है। तो इसलिए ये एक सामाजिक विषय तो है, यानी बहुत सारे लोग परेशान हैं, चाहे वो सब्जी का दाम बढ़ गया हो, फ्रूट का दाम बढ़ गया हो, दाल का दाम बढ़ गया हो, आपका गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया हो, तो ये परेशानी तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हमें समझना भी पड़ेगा कि महंगाई के कारण क्या क्या है। बहुत सारे कारण हैं महंगाई के, बट मैं सिर्फ उन बिंदुओं पे प्रकाश डालूंगा जो हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। देखिए, हम सब अपने देश में बहुत सारे सामान का उपयोग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम दूसरे देश से भी मंगाते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि रशिया और यूक्रेन में वॉर छिड़ गया है और उस वार की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ से आ रही थी, यानी जो सप्लाई चेन है, वो अफेक्टेड हो गई है और उसमें एक ऑयल बहुत बड़ा चीज़ है जो हमें समझना पड़ेगा। तो एक बात आपको समझ में आना पड़ेगा कि अगर आप बाहर से कोई सामान मंगाते हो जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग में आती है और अगर वो चीज़ मिलने में दिक्कत हो रही है या ज़्यादा दाम पे मिल रही है आपको, तो फिर उसका असर आपकी महंगाई पे तो पड़ेगा। क्या महंगाई सिर्फ आज की समस्या है? आज से 10 साल
20 साल 30 साल पहले नहीं थी, या आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल में आगे नहीं होगी? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, महंगाई आज से 10 साल 15 साल 20 साल भी थी और आगे भी होगी। हम लोग हमेशा एक तुलनात्मक बातें करते हैं। पहले ये चीज़ बहुत सस्ती मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए 2012 में कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती थी और आज वही चीज़ आपको अगर 150 रुपये में मिलती है, तो जब आज उस चीज़ को आप देखते हैं तो आपको लगता है ये चीज़ महंगी है आज, क्योंकि पहले ये आपको सस्ती मिलती थी। बट वही चीज़ आज जो 150 में मिलती है, मैं अगर 2032 या 2042 की बात करूं तो ये 150 में नहीं मिलेगी, ये हो सकता है आपको 300 या 400 में मिलेगी। तो उस वक्त अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि उस वक्त महंगाई है और आज से 20 साल पहले यानी 2022 में सस्ती थी। तो ये बात कहना कि महंगाई आज है, बिल्कुल नहीं। महंगाई हर वक्त होता है। उस वक्त के जो लोग होते हैं उस वक्त वो महसूस करते हैं। क्योंकि हम पीछे साल को देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं उस वक्त सस्ता था, आज महंगा है, और ये हम इसको एक सामाजिक मुद्दा बना लेते हैं। महंगाई क्या सिर्फ हिंदुस्तान में है? दुनिया के जितनी भी देश हैं इस वक्त सभी महंगाई से परेशान हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा तो जो समृद्ध देश हैं, अफ्लुएंट कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वो कम परेशान हैं। और जो कंट्रीज उतने अफ्लुएंट नहीं हैं, उतने समृद्ध नहीं हैं, यानी मैं जैसे बांग्लादेश बोलूं, श्रीलंका बोलूं, तो वो ज़्यादा परेशान हैं। जहाँ तक भारत का विषय, हाँ हमारे यहाँ महंगाई है, लेकिन हमारे यहाँ उतनी तकलीफ नहीं है जितनी कि बहुत सारे देशों में है। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि महंगाई का असर जो एक होना चाहिए व्यापक रूप में, उतना नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं या प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट के द्वारा या पॉलिटिजाइजेशन के द्वारा। महंगाई के कारण या महंगाई आगे बढ़ेगा, मेरी बात को आप मान लीजिए, महंगाई बढ़ेगा ही। खास करके मैं भारत के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ और उसकी वजह मैं बड़ा आपको साफ बता रहा हूँ। और मैं यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ हैं या हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे लिए बेसिक सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसके इर्द गिर्द ही बातें करूँगा। आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले क्या हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास थी? कम थी। और आज से अगर यही जनसंख्या का अगर विस्फोट होता रहा तो क्या 140 करोड़ रहेगा आज से 20 साल बाद? आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और आपके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कितनी है? वो तो उतनी ही है। यानी आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और अगर खाने वाले ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? इस बात को ध्यान रखिएगा, सप्लाई जो है वो आपके लिमिटेड ही है। ग्रो कर रहे होंगे बट उतनी नहीं ग्रो कर रहे होंगे, लिमिटेड ही है। लेकिन डिमांड आपकी बढ़ रही है। और जब भी एक सप्लाई और डिमांड के बीच में मिसमैच होगा, यानी उसके ग्रोथ रेट अगर सेम होती है तो फिर शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे सप्लाई के मुकाबले में, तो फिर चीज़ों का दाम बढ़ना एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन एक सामाजिक मुद्दा है, और अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो फिर हम आगे भी महंगाई के लिए रोते रहेंगे। जनसंख्या तो एक तरफ है, अगर आप दूसरी ये भी देखें, दृष्टिकोण देखें, तो आज से हमारे जो प्रीवियस जनरेशन है उनके टाइम का खान पान रहन सहन, हमारे टाइम का खान पान रहन सहन और हमारे आने वाली जनरेशन के खान पान रहन सहन में बहुत फर्क आ रहा है। हम आज ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी, ज़्यादा अच्छा खान पान करना चाहते हैं, यानी उसके तरफ से भी एक प्रेशर हो रहा है। यानी एक जो ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म है जो भारत के अंदर है, जो एक विकास का भी यानी डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो इन्फ्लेशन का भी एक कारण बनता जा रहा है। अब देखिए, सरकार पे आरोप लगता है कि सरकार जिम्मेदार है महंगाई के लिए। देखिए, अगर जिम्मेदार है यानी उसको फ़ायदा हो रहा है क्या सरकार को? अब मैं आपको फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा कि महंगाई से किसी को फ़ायदा नहीं होता है। आम जनता को फ़ायदा तो होता ही नहीं है, क्योंकि हम और आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, हमारे पैसे पे असर पड़ रहा है, और हमारी आय अगर कम हो तो निश्चित तौर पे ये हमें तकलीफ देती है, तो आम जनता को ये फ़ायदा नहीं देता है। एक आरोप लगता है इसे उद्योग या पूंजीपतियों को फ़ायदा होता है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। जब महंगाई बढ़ता है तो फिर क्या होता है, ब्याज दर भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप बैंक में एफडी करते हैं और बैंक आपको 6% दे रहा है रिटर्न, लेकिन अगर यही महंगाई दर आपको अगर 6.5% हो गया तो यानी आप एक नेगेटिव रियल रेट सिचुएशन में है, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है तो ब्याज दर बढ़ जाता है, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव रियल रेट सिचुएशन में रहना है। दूसरा एक और भी चीज़ है कि हमारा देश में कैपिटल की कमी है और हम विकासशील देश हैं, हमारे लिए पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी हद तक हम फॉरेन मनी पे भी डिपेंडेंट हैं। अब जो भी बाहर से पैसा आ रहा है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करे या फिर वो भारत में करे। अब आप थोड़ा सा सोचिए, मैं अगर दूसरे देश से भारत में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं एक रिस्क तो ले रहा हूं कंट्री पे, बट मैं रिस्क क्यों लूंगा, मेरे लिए क्या इंसेंटिव है, मेरे लिए क्या फायदा है? मैं तभी रिस्क लूंगा जब मेरा रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, बेहतर होगा। यानी मैं अपने देश में इन्वेस्ट ना करके मैं अगर भारत में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। अब जैसे बहुत सारे फॉरेन मनीज आते हैं आपको और इंडियन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वजह बड़ा साफ है, क्योंकि लेट्स से अगर अमेरिका से कोई पैसा आ रहा है तो अमेरिका में आपकी बॉन्ड पे रिटर्न कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो एक इंटरेस्ट रेट एडवांटेज उसको मिल रहा है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा वहाँ पे भी, अमेरिका में भी इस प्रॉब्लम है, और वहाँ पे फेड जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है उन्होंने ब्याज दर बढ़ा दिया। तो ये जो आपको एक एडवांटेज मिल रहा था इंटरेस्ट रेट का, वो थोड़ा सा भी डिसएडवांटेज में हो गया, और उससे क्या होता है, बहुत सारे फॉरेन मनीज जो कैपिटल है वो आउटफ्लो होने लगते हैं, यानी वो आपके देश से निकलने लगती है। अब ये भी एक समस्या है भारत सरकार के लिए या हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो फिर होता क्या है, उस चीज को काउंटर करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है। तो इसका बड़ा सिंपल लॉजिकल रीजन है कि इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है। एक, टू काउंटर इन्फ्लेशन, एंड द सेकेंड वन, to counter capital outflow coming from foreign money, because we have to make our Indian bond market attractive vis-a-vis other market. अब ब्याज दर बढ़ गया तो जो कॉर्पोरेट्स हैं जो लोन ले रहे हैं उनके लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि अब उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, महंगाई बढ़ गई तो उससे उनके सेल्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि चीज महंगी होगी तो बहुत सारे लोग शायद अपना जो परचेसिंग है वो डिफर कर देते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कॉर्पोरेट्स की रेवेन्यू अफेक्टेड हो जाती है, कॉर्पोरेट्स को इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा देना पड़ता है, यानी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो कॉर्पोरेट्स के लिए भी तो ये फायदेमंद की चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है तो बहुत बार क्या होता है, जो उनके स्टॉक प्राइसेस होते हैं, जिसकी वैल्यूएशन होती है स्टॉक मार्केट में, वो भी अफेक्टेड हो जाती है, यानी वो बढ़ती नहीं है, या तो कम होती है या तो स्थिर रहती है। तो कॉर्पोरेट्स को भी फायदा नहीं हो रहा है। तो ये आरोप लगाना कि उद्योगों को फायदा हो रहा है, ये भी थोड़ा गलत है। अब हम तीसरे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, क्या सरकार को फायदा हो रहा है? सरकार को कैसे फायदा होगा? अगर कॉर्पोरेट्स की अर्निंग कम हो गई तो यानी कॉर्पोरेट्स के द्वारा जो टैक्स जा रहा है सरकार को वो भी कम होगी ना। तो यानी गवर्नमेंट के एंड पे जो रेवेन्यू विच इज कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस वो भी अफेक्टेड हो गई, और भारत सरकार के पास अगर कम टैक्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जो खर्चे हैं उसको मीट करने के लिए उनको फिर परेशानी होगी। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि न तो इसे साधारण जनता को फायदा होती है, न तो कॉर्पोरेट्स को फायदा होता है, न ही सरकार को फायदा होता है। इन तीनों में से किसी को भी महंगाई से फायदा नहीं होता है। महंगाई से किसको फायदा होता है? उन लोगों को फायदा होता है जो सामान की होर्डिंग करते हैं, ताकि वो उसको आराम से ब्लैक मार्केट कर सकें, ज़्यादा दाम पे बेच के अपना फ़ायदा उठा सकें। पहली चीज़। उन लोगों को फ़ायदा होता है जो पैसा दबा के रखते हैं, और उन लोगों को फ़ायदा होता है जो महंगाई से ग्रसित लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने एडवांटेज के लिए। तीसरा जो एंटिटी है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं वो कौन एंटिटीज़ हो सकती हैं जो महंगाई को एक अवसर समझकर इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और यहाँ पे जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं या गुमराह करते हैं।
अब इसकी सॉल्यूशन क्या है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या कर्टेल करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? अब देखिए, जमीन तो आप बढ़ा नहीं सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं वहां पे आप कुछ कर सकते हैं, यानी आप सप्लाई बढ़ा सकते हैं। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी लिमिटेड ही आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ एक ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे है, जबकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो फिर क्या होगा? कोई चीज़ सरप्लस में होगा और कोई चीज़ आपका डेफिसिट में होगा। यानी जो डेफिसिट में होगी तो उसके दाम बढ़ेंगे अनटिल अनलेस किसी सप्लाई लाई जाए। तो एक तो वो हो गया आपका, और वो कौन करेगा? वो सरकार ही करेगी, बाहर के देशों से खरीदेगी, यानी सरकार के पास पैसा होना चाहिए। दूसरी चीज़, सप्लाई चेन आपकी अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन और ऑल दोस थिंग्स हो, स्टोरेज अच्छी हो, वेयर हाउसिंग हो। मुझे याद है कुछ महीने पहले एक सरकार ने फार्म बिल लाया था, जो कि शायद इन सारी समस्याओं को एक हल देता, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए फिर से सड़क पे आ गए प्रोटेस्ट करने, और फिर वो फार्म बिल वापस हो गया। उस फार्म बिल से फायदा होता देश का, लेकिन उस फार्म बिल को आप वापस लेना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि एक प्रोटेस्ट हो रहा था, तो फिर उसका नुकसान हुआ। अब फिर मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल, जो आप अपने विवेक से बताइएगा, जिम्मेदार कौन है इस चीज का? महंगाई का कारण मैंने आपको बताया है, ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म। पॉपुलेशन तो बिल्कुल हमें कंट्रोल करना चाहिए, वो एक समस्या होने वाली है अगर नहीं कंट्रोल किया। बट मैं कंज्यूमरिज्म को नहीं बोलूंगा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो एक आपके विकास या डेवलपमेंट या ग्रोथ की निशानी है। लेकिन हम जैसे ही जब विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ की बातें करते हैं, तो हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा पैसे भी होने चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया था महंगाई का कारण क्या होता है। महंगाई का कारण होता है कम पैसे होना। विकासशील देश जो है वहां पे ये समस्या नहीं है, ये समस्या वहां पर है जहां पे पैसे की कमी है, जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में अभी हमने देखा है। तो अब एक चीज तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि सप्लाई आप जितना इंप्रूव कर सकते हैं वो एक बात है, डिमांड ठीक है, वो लोगों की इच्छाओं पे डिपेंड करता है, लेकिन इनकम भी इंप्रूव होनी चाहिए। और जब हमें इनकम इंप्रूव करने की बात करते हैं, तो फिर मैं इसको 3 लेवल पे देखता हूं। एक व्यक्तिगत है, जो आदमी कंज्यूमर है उसकी। दूसरा मैं देखता हूं देश के लेवल पे, यानी हमारे पूरे देश की बात कर रहा हूं। और तीसरा मैं गवर्नमेंट के लेवल पे देख रहा हूं। हमारी आपकी आय की वृद्धि, देश की आय की वृद्धि और सरकार की आय की वृद्धि से जुड़ी हुई है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब एक और इसी चीज से जुड़ी हुई चीज है, जो बहुत सारे लोग फिर उसको भी उठा रहे हैं, $1 80 तक कैसे हो गया? अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ लेके जाऊंगा। एक समय था $1 वॉज इक्वल टू 1 रुपी, लेकिन आज $1 वर्थ 80 रुपीज तक चला गया, 78 79 तक चला गया। अब थोड़ा सा इसको ऐसे समझिएगा, अमेरिका के अंदर फेड ने $100 निकाला, रिलीज किया, और भारत के अंदर ₹100 रिलीज हुआ। अब ये जो भी आपके सेंट्रल बैंक, चाहे वो भारत का आरबीआई हो या वहाँ पे फेड हो, वो जो रिलीज करते हैं वो इसलिए रिलीज करते हैं कि वो जो पैसे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूज किए जाए और एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए। यानी मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं जिस दुकानदार को पैसे दे रहा हूँ वो जाके बैंक में जमा कर रहा है, फिर बैंक क्या कर रहा है, वो फर्दर आगे किसी को लेंड कर रहा है, यानी वो पैसा सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में। इस बात को आप समझिए, और इससे अलग अलग लोगों को जिसको जरूरत है, और ये सब फायदा होता है। अब $100 वहां पे यूज हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो रही है। भारत के अंदर आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है, ₹100 रिलीज हुआ, और उसमें से अगर ₹20 किसी ने छुपा लिया अपने घर के अंदर, बक्से में, तकिए के अंदर, अलमारी के अंदर बंद कर दिया, तो सिर्फ ₹80 आपके सर्कुलेशन में है। यानी $100 वर्सेस ₹80। अब अगले साल फिर आपको अगले साल के खर्चे के लिए फिर मान लीजिए $100 वहां यूज हुआ, वहां निकला, तो अब आपके यहां ₹100 नहीं निकलेगा, आपके यहां 120 निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले साल ₹80 ही निकला था, और अब आपको वो चूंकि कम था तो आपको ज्यादा की जरूरत पड़ी। ये तो मैं एक साल का आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब आप सोचिए 75 साल में ये अगर हर साल ऐसा कुछ न कुछ पैसे की चोरी यानी पैसे की होर्डिंग होती रही, तो फिर आपका क्या होगा? डॉलर आपको ₹80 तक तो जाएगा ही ना। लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने आपको बोला था, महंगाई से किसे फायदा हो रहा है?
जो होर्डिंग कर रहे हैं, और पैसे की होर्डिंग करना भी ये महंगाई को आपको जन्म देता है। अभी कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन आया था, जिसका एक उद्देश्य यह भी था कि जो पैसे यानी ब्लैक मनी या जो पैसे होल्ड किए हुए हैं, लोगों ने चोरी करके या छुपाया हुआ अपने घर में, जो कि उसको आपको इकोनॉमी में सर्कुलेट होना चाहिए, उसको किसी तरह से निकाला जाए बाहर। सरकार काफी हद तक सफल हो गई, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि हमारी भ्रष्टाचार की नींव इतनी मजबूत है कि आज हम फिर से देख रहे हैं बहुत सारे जगह पूरे घर के अंदर 2000 और 500 के नोट गड्डियों में नहीं निकल रहे हैं, मतलब बक्सों में निकल रहे हैं, बोरियों में निकल रहे हैं, अलमारी भर के निकल रहे हैं। अब इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अब जब रेड हो रहे हैं हमारे देश में, एनफोर्समेंट डायरेक्टर रेड कर रही है और उन तरह के पैसे को निकाल रही है, तो उसमें भी हम आरोप लगा रहे हैं और उसमें भी हम सोच रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। आप महंगाई भी नहीं चाहते हैं और आप ये भी नहीं चाहते हैं कि गलत तरह का जो पैसा है वो बाहर आए, तो कैसे है? सॉल्यूशन क्या है? मुझे कोई बताएगा? मैं एज अ सिटीजन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका पैसा निकल रहा है, वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है या नहीं है। मेरे लिए ये मायने रखता है कि गलत आदमी के घर से, जिसने पैसे की चोरी की है, वहां से पैसा निकल रहा है। और अगर उसी एंटिटी से जुड़े हुए लोग कल को आपको आके बोलें कि गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, महंगाई है, तो आप खुद सोचिए ये बात कितनी सही कितनी गलत है। महंगाई कैसे दूर होगा? बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है, यानी हम बाहर से सामान ज्यादा खरीदते हैं, अपने देश के सामान कम बेचते हैं तुलनात्मक ढंग से। अब उसमें क्या हो रहा है, आप बाहर से सामान खरीद रहे हैं तो आपको पैसा आप दे रहे हैं बाहर, और ज्यादातर ट्रेड जो वर्ल्ड के होते हैं वो होते हैं डॉलर्स में। और डॉलर, जैसे हमने पहले ही बताया, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, बढ़ रही है, तो आपका यानी और रुपया ज्यादा आपका निकल रहा है उस उतने डॉलर को परचेज करने के लिए। अगर यही चीज हम रुपये में ट्रेड करें तो फिर डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। अभी कुछ महीनों पहले या कुछ हफ्ताओं पहले आपने ध्यान दिया होगा कि हमारी सरकार ने रुपये में भी ट्रेड करना शुरू किया है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है। दूसरा चीज है, आप एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी कैसे बनेंगे? जब आप सिर्फ कंज्यूमर बनने से कुछ नहीं होता है, आपको मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर भी बनना पड़ेगा, यानी देश के अंदर ही सामान बने जिसको हम कंज्यूम करें, और ना हम कंज्यूम करें उसको हम बाहर भी बेचें, ताकि हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर पैसे आए। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये उसी दिशा में है। अब बहुत सारे लोग रोजगारी बेरोजगारी की बात करते हैं। रोजगारी मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगारी मतलब होता है यू शुड बी इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट, यानी आप खुद अपनी आय अर्जित कर सकते हैं, अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। और ये सारी जो चीजें, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एसएमईज का जो आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, मुद्रा योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, ये आपको उसी दिशा में आपको मदद कर रही है। और जैसा मैंने कि आपको बोला था कि महंगाई से लड़ने का एक ही तरीका है, आय में वृद्धि हो। व्यक्तिगत आय, देश की आय और सरकार की आय। अगर इन तीनों चीजों में वृद्धि होगी तो फिर महंगाई होगी, बट आपको परेशान नहीं करेगी। और यही वजह है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक अमेरिका, जापान, यूरोपियन कंट्रीज, महंगाई वहां पे भी है, लेकिन वो उतना परेशान नहीं है जितना हम भारतीय है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और फिर से अंत में दूंगा। हम सब बाहर गए हैं, हम यहाँ पे मिनरल वाटर पीते हैं जो कि लगभग 10 रुपये का एक बॉटल आता है। यही मिनरल वाटर रुपी टर्म्स में इन सारे देशों में बहुत ज़्यादा रुपये में आता है। मैं रुपी टर्म्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर भी वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। और यही चीज़ यहाँ पे बढ़ जाता तो हमें परेशानी होती है। तो परेशानी इस दाम नहीं है, कीमत नहीं है, परेशानी आय है। तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि सड़कों पे प्रोटेस्ट करने से, जैसे श्रीलंका में हो रहा है या बांग्लादेश में अभी हो रहा है, ये कोई समस्या नहीं है। महंगाई का कारण को समझें और महंगाई के इस कारण को दूर करें और आय की वृद्धि करें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं sinha.prakashranjan@gmail.com पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से महंगाई जो मैंने बोला है, मैं इसको सामाजिक मुद्दा ज़्यादा समझ रहा हूँ, और इसकी राजनीतिकरण जितनी कम से कम हो ज़्यादा बेहतर है, और हम इस चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें, न कि इस मुद्दे को एक समस्या बना के आपस में बात करते रहें, या टीवी पे जैसा हम देख रहे हैं बस डिबेट होता है उसमें घुस जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। वंदे मातरम। जय हिंद।